अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम टोटल हेल्थ के साथ मैं हूं आपका मेज़बान शराफत अली। नाज़रीन, दांत हमारी शख्सियत का इंतहाई अहम हिस्सा हैं, लेकिन अगर दांत किसी भी वजह से लॉस हो जाएं, एक दांत या एक से ज़ायद दांत हमारे किसी भी वजह से गिर जाएं या लॉस हो जाएं, तो उनको वापस हासिल करना एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है कि दांत कैसे वापस हासिल किए जा सकें। चाहे वो यंग एज हो, ओल्ड एज हो या किसी भी एज में, अगर आपने अपने दांतों का हसूल करना है तो उसके क्या तरीके हैं, कौन सा ऐसा तरीका है कि जिसमें वापस दांत भी मिल जाएं लेकिन दर्द ना हो, और दांतों के हसूल का लेटेस्ट तरीका कौन सा है। तो हम बात करेंगे आज के प्रोग्राम में डेंटल इम्प्लांट्स के बारे में कि डेंटल इम्प्लांट्स कौन सा तरीका इलाज है जिसके ज़रिए से ना सिर्फ आप अपने दांत वापस हासिल कर सकते हैं बल्कि पहले ही की तरह चबा भी सकते हैं, खा भी सकते हैं। और डेंटल इम्प्लांट्स के लिए आपकी क्या एज होनी चाहिए, बोन की क्या कंडीशन होनी चाहिए, आपकी हेल्थ की क्या कंडीशन होनी चाहिए, डेंटल इम्प्लांट्स का तरीका क्या है, डेंटल इम्प्लांट्स के प्रोसीजर में कितना टाइम लगता है और इसमें क्या साइड इफ़ेक्ट्स हैं। आज के प्रोग्राम में इन्हीं तमाम इश्यूज़ पर हम तफसीलन बात करेंगे। आज के प्रोग्राम में मेरे साथ मौजूद होंगे डॉक्टर आबिद हुसैन। आप डेंटल सर्जन हैं, इम्प्लांटोलॉजिस्ट हैं और आप 22 साल से डेंटल प्रैक्टिस कर रहे हैं। आज के प्रोग्राम में आप गाइड करेंगे, एजुकेट करेंगे कि डेंटल इम्प्लांट्स क्या हैं और आप कैसे इससे बेनिफिट ले सकते हैं। जी डॉक्टर आबिद हुसैन, बहुत शुक्रिया कि आपने टाइम निकाला हमारे प्रोग्राम के लिए। डॉक्टर साहब, मैं आपसे ये चीज़ जानना चाहता हूँ कि जब हमारा एक दांत या एक से ज़ायद दांत लॉस हो जाते हैं किसी भी रीज़न की वजह से, तो दांतों का हसूल एक चैलेंज बन जाता है कि हम जब डेंटल सर्जन के पास जाते हैं तो कौन कौन सी ऐसी ऑप्शंस मौजूद हैं जिससे हमें मसनूई दांत मिल सकते हैं। जब हमारे एक दांत या एक से ज़ायद दांत मिस होते हैं किसी भी वजह से, तो उनके लिए कौन सी ऑप्शंस डेंटल सर्जन के पास मौजूद हैं जिसमें पेन ना हो और पेशेंट के लिए देर पा रिज़ल्ट साबित हो सके। जी, जो दांत हैं मसनूई, उनको लगाने के जो मुख्तलिफ़ तरीके हैं, उसके अंदर जो कन्वेंशनल है सबसे पुराना तरीका वो है डेंचर्स। डेंचर जो होते हैं वो रिमूवेबल होते हैं, वो जो आपके गम्स होते हैं उन पर सपोर्ट करते हैं और उनको साथ एडजेसेंट जो टीथ होते हैं उनके साथ वायर्स के साथ हुक किया जाता है ताकि वो मोबाइल ना हो। दूसरी जो इसमें ऑप्शन होती है मसनूई दांतों के अंदर, वो ब्रिज की है। जो ब्रिज होता है वो जब आपके अपने कोई दांत ऑलरेडी मौजूद हैं और उसके दरमियान में से कोई दांत मिसिंग हो गया है, तो एडजेसेंट टीथ से सपोर्ट लेके जिस तरह ब्रिज बनता है किसी भी रिवर के ऊपर, उसी तरह ब्रिज बिल्कुल बना देते हैं। मगर उस तरीके के अंदर जो एडजेसेंट दांत होते हैं उनको थोड़ा सा हमें ट्रिम करना पड़ता है और जिससे चांसेस होते हैं कि वो दांत कंप्रोमाइज़ हो जाए, मगर ये है कि ये भी इनकी भी ड्यूरेशन काफ़ी लॉन्ग होती है। और जो थर्ड ऑप्शन है, इसके अंदर और भी मज़ीद ऑप्शन है ब्रिज की, जिसके अंदर प्रिसिजन अटैचमेंट्स भी आती हैं, मगर वो अभी हम डिस्कस नहीं करते यहाँ पे। और जो लेटेस्ट तरीका है इस वक्त दांत को रिप्लेस करने का, वो सिंगल टूथ हो या कंप्लीट जो टीथ है उनकी रिप्लेसमेंट हो, वो है डेंटल इम्प्लांट्स का। जो डेंटल इम्प्लांट्स हैं वो जो है सबसे इस वक्त पॉपुलर हैं वर्ल्ड के अंदर, और जो इनकी परसेंटेज है ग्रेजुअली इंक्रीज़ हो रही है और लोग इसकी तरफ आ रहे हैं। जैसा कि आपने बताया डेंचर्स के हवाले से भी और क्राउन एंड ब्रिज के हवाले से भी, तो उसमें भी आपको नेचुरल दांतों को ग्राइंड करना पड़ता है और पेशेंट को मज़ीद एक कॉम्प्रोमाइज़ किस्म का ट्रीटमेंट मिलता है। डेंटल इम्प्लांट्स की अगर हम बात करें तो जदीद तरीका इलाज अब पाकिस्तान में भी मौजूद हैं और लोग अब नए से नए तरीका इलाज को अडॉप्ट भी करना चाहते हैं। डेंटल इम्प्लांट्स की ज़रा तफसील हमें बताएं कि ये कौन सा तरीका इलाज है और इससे किस तरह के दांत हासिल किए जा सकते हैं। मैं आज अपने साथ एक मॉडल जो है इम्प्लांट का वो लेकर आया हूँ, और ये जो इम्प्लांट होता है ये हम स्क्रू इन करते हैं जॉ बोन के अंदर, जहाँ पे भी मिसिंग टूथ है वहाँ पे हम इम्प्लांट को है फिक्स कर देते हैं और उसके बाद उसके ऊपर जो अपर कंपोनेंट होता है अबटमेंट वो लगाते हैं एंड देन उसके ऊपर क्राउन लग जाता है। इसमें जो एडवांटेज हैं वो ये हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर किसी का दांत निकल जाए या निकलवा लिया जाए या किसी डिज़ीज़ की वजह से वो निकालना पड़ जाए, उसके बाद जो कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं ओरल कैविटी के अंदर वो क्या होते हैं वो जानना बहुत ज़रूरी है। उसके लिए जो एडजेसेंट टीथ होते हैं उस खाली स्पेस में जहाँ से दांत निकल चुका होता है उसके अंदर कोलैप्स करते हैं और जो अपोजिंग दांत है वो भी नीचे आता है, तो ये दांतों के अंदर एक स्पेसिंग शुरू हो जाती है जो एक ग्रेजुअल प्रोसेस होता है। और जहाँ से दांत निकला होता है उस एरिया के अंदर जो बोन होती है उसकी रिजॉर्प्शन शुरू हो जाती है। रिजॉर्प्शन यानी वो घुलना शुरू हो जाती है और उसकी वजह से जितने भी हमारे फेस के मसल्स होते हैं वो बोन के साथ अटैच होते हैं और अगर बोन रिजॉर्ब कर जाए डेफिनेटली वो मसल भी लूज़ हो जाएगा और पेशेंट के फेस के ऊपर एजिंग हमें नज़र आना शुरू हो जाएगी। तो
जो सबसे बेस्ट तरीका है इम्प्लांट का, उसके अंदर फ़ायदा हमें ये होता है कि जो एजिंग का प्रोसेस होता है बोन रिजॉर्प्शन का, वो बहुत रिड्यूस हो जाता है। जी डॉक्टर साहब, जैसा कि आपने बताया कि जब दांत मिस होते हैं तो वक्त के साथ साथ फेस में भी चेंजिंग्स आती हैं, बोन में भी चेंजिंग्स आती हैं, तो जब आप इम्प्लांट के लिए पेशेंट को सिलेक्ट करते हैं तो क्या कंसीडरेशंस आप माइंड में रखते हैं? किस तरह का पेशेंट इम्प्लांट के ट्रीटमेंट के लिए सूटेबल है? जी, इम्प्लांट के लिए जो सूटेबल पेशेंट है वो, उसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट है वो ये कि उसका कोई दांत मिसिंग होना बहुत ज़रूरी है। वो सिंगल टूथ मिसिंग हो या उसके मल्टीपल टूथ मिसिंग हो, या बिल्कुल ही वो ई डेंचुलस हो। ई डेंचुलस यानी जिसके मुंह के अंदर एक दांत भी ना हो। आज रिसेंटली एक हमने केस किया जिसके अंदर हमने पेशेंट को 4 इम्प्लांट ऊपर वाले जॉ में और 4 इम्प्लांट नीचे वाले जॉ में लगाए, क्योंकि इस पेशेंट के पास एक दांत भी नहीं था। और इसको हमने इन 4 इम्प्लांट्स के ऊपर हमने जिस टेक्निक को हम कहते हैं ऑल ऑन 4, तो हम इनको 12 to 14 यूनिट का ब्रिज देंगे पर जॉ, और तकरीबन अप्रॉक्सीमेटली आफ्टर 6 वीक जो है वो अच्छी तरह खा पी सकेंगे। तो इम्प्लांट के लिए कौन सी एज आइडियल होती है, या एज की कोई लिमिटेशन है? यंग एज, ओल्ड एज, किस एज में आप सिलेक्ट करते हैं कि ये पेशेंट इम्प्लांट के लिए ठीक है, मौजूद है? मैं ये एडवाइस करता हूँ कि जो पेशेंट है वो एटलीस्ट एडल्ट हों, जहाँ पे दांत मिसिंग है वहाँ पे रिप्लेसमेंट हो जानी चाहिए फ़ौरन। और एज की कोई बाउंड्री नहीं है कि हम कहें कि जी इस एज के बाद इम्प्लांट नहीं लग सकता। मोस्ट ऑफ़ द इम्प्लांट्स लगते ही ओल्ड एज के अंदर है। आज भी जिस पेशेंट को हमने इम्प्लांट लगाया है वो 70 ईयर्स ओल्ड, तो एज की कोई लिमिटेशन नहीं है। और हमें ओल्ड एज के अंदर ही, क्योंकि डिज़ीज़ की वजह से, डेंटल डिजीज़ की वजह से या और मेडिकल प्रॉब्लम की वजह से दांत इंसान लूज़ कर देता है, तो हमें इसी एज में रिप्लेसमेंट चाहिए होती है ताकि पेशेंट जो है वो अच्छी तरह खा सके, बोल सके और कम्युनिकेट कर सके। जी, तो जो इम्प्लांट्स आप लगाते हैं पेशेंट के मुंह में, और आपने जैसा कि फरमाया कि आपने स्क्रू इन करना होता है इम्प्लांट को पेशेंट की बोन के अंदर, तो इसमें पेन किस हद तक इन्वॉल्व है? कितना पेन होता है मरीज़ को जब आप ये प्रोसीजर कर रहे होते हैं, और बाद में इसका क्या इफ़ेक्ट्स होते हैं पेशेंट पे पेन के लिहाज से? देखें जी, सबसे पहले जो होती है पेशेंट प्रिपरेशन एक होती है कि उस पेशेंट को हमने इम्प्लांट देना है कि जिसके अंदर कोई डिज़ीज़ नहीं है, या जितनी भी डिजीज़ थी उसकी गम्स की या डेंटल वो हमने रिड्यूस कर दिए, मिनिमाइज़ कर दिए। उसके बाद हमने उसको फेवरेबल बनाया है इम्प्लांट्स के लिए। और उस कंडीशन में जब हम इम्प्लांट देंगे तो इसमें 2-3 ऑप्शन आती हैं। जो तरीका मैं मोस्टली यूज़ करता हूँ विदाउट एनी इंसीजन, उसके अंदर जो पेशेंट की जो एक्सपीरियंस है पेन का वो बहुत मिनिमल है, और सम टाइम बिल्कुल पेन उसमें होता ही नहीं है। यानी हम सिर्फ पंच करते हैं, हम इंसिजन नहीं देते। उस केस के अंदर जो हीलिंग है वो भी एक्सेलरेट करती है और बहुत जल्दी अच्छे रिजल्ट उसके आते हैं। जी डॉक्टर साहब, जैसा कि आप बता रहे हैं कि बग़ैर पेन के, बग़ैर कट के और बग़ैर इंसिजन के आप इम्प्लांट्स लगाते हैं, तो मुझे ये बताएं कि ओल्ड एज जब हो जाती है या वक्त के साथ साथ जब पेशेंट के दांत नहीं होते ओवर दी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, तो बोन रिजॉर्प्शन होती है, सॉफ्ट टिश्यू रिजॉर्प्शन होती है, तो ऐसे केसेस को आप कैसे हैंडल करते हैं, कैसे ट्रीट करते हैं? क्या उन पेशेंट्स में भी इम्प्लांट पॉसिबल है जिनकी बोन रिजॉर्ब हो गई है? हाँ जी, बिल्कुल पॉसिबल है। जहाँ पे बोन रिजॉर्प्शन है, जहाँ पे टिश्यू जो है, जो गम्स हैं वो कंप्रोमाइज़ हैं, उस कंडीशन में जहाँ पे बोन रिजॉर्प्शन है, नॉर्मली हम यूज़ करते हैं बोन ग्राफ्टिंग यूज़ करते हैं अपर जॉ के अंदर, क्योंकि जो अपर जॉ होता है वो उसके अंदर साइनस भी होता है, और साइनस जो होता है वो बेसिकली एयर फिल्ड स्पेस होती है। और जब आप इम्प्लांट लगाते हैं तो उसके अंदर उसकी जो प्रॉक्सिमिटी होती है बोन की वो कम होती है, और चांसेस होते हैं कि इम्प्लांट जो है वो साइनस को टच करे। जब वो साइनस को टच करता है या क्रॉस करता है तो वो फेलियर उसमें हो जाता है इम्प्लांट का। तो हम उस कंडीशन में पहले ही इसको जज करके हम उस साइनस को लिफ्ट कर लेते हैं बोन ग्राफ्टिंग के थ्रू। और उसके बाद जहाँ पे हमें टिश्यू ग्राफ्ट करना हो, यानी टिश्यू ग्राफ्ट हमें जो एंटीरियर रीजन है, फ्रंट के जो टीथ हैं, उसमें हम जहाँ पे एस्थेटिक जोन जिसको हम कहते हैं, और जहाँ पे कुछ पेशेंट्स का ट्रॉमा की वजह से, एक्सीडेंट की वजह से जब दांत ब्रेक होते हैं तो उनका जो पूरी बोन रिजॉर्प्शन भी हो जाती है और टिश्यू लॉस भी हो जाता है। यानी उसमें आप ये समझें कि जो टीथ होते हैं उनका जो क्राउन लेंथ होती है वो इक्वल नहीं रहती। तो उस कंडीशन में उसको हम एस्थेटिक जोन को रिपेयर करने के लिए हम बोन ग्राफ्टिंग भी करते हैं और टिश्यू ग्राफ्ट भी करते हैं, ताकि पेशेंट जो है वो एक्चुअल जो एडजेसेंट टीथ है उनके साथ बिल्कुल उनके जो रिजम्बलेंस हो टीथ की उस तरह से वो लग सके। अगर हम जो एस्थेटिक जोन को रिपेयर ना करें
उसको हम मेंटेन ना रख सकें तो उसका डिसएडवांटेज ये होगा कि जो भी आपको प्रोसेसेस, जो भी आपको क्राउन उस इम्प्लांट के ऊपर लगेगा, उसकी क्राउन लेंथ ज़्यादा होगी और वो कुछ ऑड सा लगेगा। तो जब आप व्हेन यू आर गोइंग टूवर्ड्स हाईली एक्सपेंसिव एंड ट्रीटमेंट, तो व्हाई नॉट कि हम उसको और बेहतर करके एस्थेटिक जोन आपको उसको रिस्टोर किया जाए। जी डॉक्टर साहब, जैसा कि आप एक्सप्लेन कर रहे हैं कि जिन पेशेंट्स की सॉफ्ट टिश्यू या हार्ड टिश्यू कॉम्प्रोमाइज़ होती है तो आप उसको भी रिस्टोर करते हैं और ग्राफ्ट किया जाता है। तो ये बताएं, आपने बीच में जिक्र किया फेलियर का, तो कितने % इम्प्लांट्स ऐसे हैं जो फेल हो जाते हैं और इस रेशो का ताल्लुक पेशेंट की हेल्थ से है, पेशेंट की मेंटेनेंस से, किस चीज़ से, क्यों इम्प्लांट फेल होते हैं और किस तरह के पेशेंट्स ऐसे हैं जिनमें इम्प्लांट नहीं किए जा सकते? लेकिन जो फेलियर है वो दोनों साइड पे डिपेंडेंट है। पेशेंट डिपेंडेंट भी है, पेशेंट और डॉक्टर डिपेंडेंट भी है। डॉक्टर डिपेंडेंट हम इस तरह से कहें कि एक डॉक्टर ने पेशेंट को प्रिपेयर नहीं किया और उसने उसको प्रिपेयर किए बगैर इम्प्लांट लगा दिया है, उसकी जो अंडरलाइंग जो कंडीशन है उसको अंडरस्टैंड किए बगैर इम्प्लांट लगा दिया, और उसके बाद जो पेशेंट की तरफ चीज़ें जाती हैं वो ये है कि पेशेंट ने केयर बिल्कुल नहीं किया। तो उस कंडीशन में जो फेलियर है, और अगर आप एक इम्प्लांट अच्छे तरीके से लगा दें और उसकी जितनी भी आपने जो SOPs हैं आपने सारे फॉलो किए हैं, तो उसमें जो सक्सेस रेट है वो 99.9% है जो इम्प्लांट हम यूज़ कर रहे हैं। अच्छा, मैं यही आपसे पूछना चाह रहा था कि जो इम्प्लांट्स आप करते हैं मुख्तलिफ पेशेंट्स में, यानी कि जिनके दांत नहीं हैं, एक दांत या एक से ज़ायद दांत नहीं है, तो इस इम्प्लांट की लाइफ कितनी होती है, कब तक ये सलामत रहते हैं, सही रहते हैं, इस बारे में भी गाइड करते हैं। जो इम्प्लांट की लाइफ है, पेशेंट पूछते हैं कि जी इसकी क्या गारंटी है जब आप इम्प्लांट करते हैं, तो पेशेंट को मैं ये कहता हूँ कि जी आप के लिए जो हम टेक्निक यूज़ करते हैं, जिस तरह से हम इम्प्लांट लगाते हैं, हम आपको लाइफ टाइम गारंटी इसकी देते हैं। यानी एक दफ़ा आप इम्प्लांट लगा लेंगे और उसको एक नेचुरल दांत की तरह मेंटेन रखेंगे तो इसकी लाइफ टाइम वारंटी है। अब इसमें फॉर एग्जांपल इम्प्लांट इटसेल्फ हमने लगा दिया है और उसके ऊपर क्राउन लग गया है, देयर आर चांसेस कि क्राउन किस तरह से ब्रेक कर जाए तो वो क्राउन रिप्लेस हो जाता है, उसका कोई इशू नहीं है। मगर जो असल इम्प्लांट है वो एक दफ़ा सही तरह लग जाए तो वो फेल नहीं होता, और उसमें विद टाइम विद एज देयर आर चांसेस के कुछ बोन रिजॉर्प्शन हो जाए तो वहाँ पे हम जो है उसको उसके लिए हम कुछ बोन ग्राफ्टिंग वगैरह करके उसको रिस्टोर कर सकते हैं। जी डॉक्टर साहब, और मैं ये चीज़ जानना चाहता हूँ कि अब वो तमाम पेशेंट्स जो इस वक्त आपको देख रहे हैं जिनके मुंह में एक भी दांत नहीं है और वो रिमूवेबल डेंचर्स यूज़ करते हैं, अगर वो अपने उन डेंचर्स को भी इम्प्लांट के ज़रिए फ़िक्स करवाना चाहें तो क्या ये पॉसिबल है? जी, इम्प्लांट के साथ डेंचर भी फिक्स किए जाते हैं, यानी इम्प्लांट सपोर्टेड हम डेंचर कहते हैं। वो उनका वो सारा लोड जो वो इम्प्लांट्स के ऊपर आता है और वो उनका टिश्यू से रिलेशन नहीं होता, मगर स्टिल दे आर रिमूवेबल। तो मैं जो पेशेंट को ज़्यादा एडवाइस करता हूँ ऑल ऑन 4 की, उसके अंदर फिक्स इम्प्लांट उनको लग जाते हैं, ओनली ऑन 4 इम्प्लांट्स पर जॉ के अंदर। तो ये पेशेंट की ऑप्शन है कि इफ़ ही लाइक्स के डेंचर उसके लिए बेहतर है या उसके लिए फिक्स और जो प्रोसेस है वो बेहतर है। जी जी डॉक्टर साहब, और ये जो आप ऑल इन 4 की कॉन्सेप्ट की बात कर रहे हैं या इम्प्लांट के प्रोसीजर की बात कर रहे हैं, जब पेशेंट आपके पास आते हैं तो कितना टाइम लगता है, सर्जरी पे कितना ड्यूरेशन और दौरानिया होता है, ताकि मरीज़ को जो सुन रहे हैं और इम्प्लांट करवाना चाहते हैं उनको ये चीज़ समझ में आ सके, गाइड करते हैं। नॉर्मली जहाँ पे भी हम ऑल ऑन 4 करते हैं हम इस तरह करते हैं कि एक जॉ हम एक विज़िट पे करते हैं और दूसरा जॉ हम नेक्स्ट विज़िट में करते हैं। इसमें कुछ गैप देते हैं 1 और 2 वीक्स का, ताकि एक जॉ के अंदर हीलिंग हो जाए। और इसमें जो हमारा एवरेज हमारा टाइम लग रहा था, जो लास्ट हमने केस किया था उसके अंदर 1.5 आवर to 2 आवर्स हमें लग रहे थे। आज हमने जो केस किया है क्लिनिक के अंदर, उसके अंदर हमने 8 इम्प्लांट्स लगाए, अपर एंड लोअर, 4 अपर एंड 4 लोअर। उसमें टोटल हमें 2 आवर्स लगे और बहुत अच्छा वो केस हुआ। इंशाल्लाह वो कोशिश करेंगे कि वो आपको पिक्चर्स शेयर कर लें इस प्रोग्राम के साथ। जी ज़रूर डॉक्टर साहब, यकीनन आपकी इन्फॉर्मेशन जो आप दे रहे हैं उससे हमारे नाजरीन की नॉलेज में बेहद इजाफा हो रहा है। प्रोग्राम के आखिर में क्या टेक होम मैसेज देना चाहेंगे उन तमाम पेशेंट्स के लिए जिनके दांत नहीं हैं या कुछ दांत मिसिंग है, जो इम्प्लांट लगाना चाहते हैं, तो उनको क्या टेक होम मैसेज देना चाहिए? जी, सबके लिए टेक होम मैसेज ये है कि जो दांत की रिप्लेसमेंट है, मसनूई दांतों की रिप्लेसमेंट, वो डेंचर हो, फिक्स ब्रिज हो या इम्प्लांट हो, वो कभी भी कम्पीट नहीं कर सकते खुदा के बनाए हुए दांतों से जो नेचुरल दांत आपके होते हैं। अगर आप ये सोचें कि अगर नॉर्मली अगर हम रफली आइडिया लें तो एक इम्प्लांट हमें कॉस्ट करता है अबाउट रफली 100,000 का। आपके जो परमानेंट टीथ हैं दे आर 32 टीथ,
तो आप ये समझें कि 32 lakhs के दांत आपके पास हैं जो परमानेंट हैं, और इसके अलावा 20 सेट ऑफ टीथ आपके पास होते हैं जो अर्ली एज के अंदर आपके पास होते हैं। तो इन दांतों की वैल्यू जो है और इनकी जो कीमत है उसी को मालूम होती है जिसके दांत निकल जाएं। जब ये ओल्ड एज में पेशेंट हमारे पास आते हैं तो वो कहते हैं कि काश हम अपने दांतों का ख्याल रख लेते हैं। तो वाई नॉट कि आज से ही आप अपना ख्याल रखना शुरू करें दांतों का, और उन दांतों पे ब्रश रखें करें अच्छी तरह जिनको आप चाहते हैं कि वो आपके साथ रहें। जी डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया, आपने गाइड किया, एजुकेट किया, और ये इन्फॉर्मेशन भी हमारे नाजरीन को आपने दी कि आप कितने अमीर हैं अगर आपके दांत कंप्लीट हैं, सलामत हैं, सही हैं। डॉक्टर साहब, प्रोग्राम में टाइम दिया, बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया आपका। जी नाज़रीन, आपने सुनी डॉक्टर आबिद हुसैन की गुफ्तगू। यकीनन आपके नॉलेज में, आपकी मालूमात में बेहद इजाफा हुआ है, और आज आपको ये चीज़ बखूबी समझ आ गई है कि डेंटल इम्प्लांट्स क्या है, कैसे आप एक परमानेंट दांत को रिप्लेस कर सकते हैं, कैसे अगर आपके खोए हुए दांत हैं उनको आप हासिल कर सकते हैं, और कैसे आप अपनी खोई हुई मुस्कुराहट को भी दोबारा अचीव कर सकते हैं। आज के प्रोग्राम से मुतालिक अगर आपका कोई भी सवाल हो तो कमेंट सेक्शन में हमें अपनी राय से ज़रूर आगाह करें। अपने मेज़बान शराफत अली को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। A1 TV, सब पे नजर, अंदर की खबर।